पिछली बार हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा समझा। अब इस बार हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो हिस्से होते हैं उनके बारे में अब एक के बाद एक दो चैप्टर्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। जो पिछली बार हमने समझा था वो एक चेंज फिगर के साथ ये है। हमारे पास हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या है, चार चीज़ें हैं जिनमें हम परिवर्तन करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये इनको हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मिक्स। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में समझना आवश्यक है। तो यही चार चीज़ें हैं जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर के कंट्रोल में होती है। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाए, कौन सा प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्म, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट का कलर, सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। प्राइस कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, यानी कस्टमर को कितनी कॉस्ट आनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्लेस यानी किस जगह पर और किस समय कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिया जाए। और प्रमोशन यानी कि किस तरह से हम कस्टमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उत्सुक करें, यानी उसको हम कैसे इनकरेज करें या उसको कैसे मोटिवेट करें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, या हम उसके पास तक कैसे ये सूचना पहुंचाएं कि एक प्रोडक्ट ये भी अवेलेबल है मार्केट में। तो यही चार चीज़ें हैं जो मार्केटिंग मैनेजर के कंट्रोल में हैं। और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं जिनके साथ उसको एडजस्ट करना पड़ता है वो सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। उसमें से कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि ये आपकी चीज़ें दिख रही हैं, प्रोडक्शन, HR, जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशन, जैसे जितने भी डिपार्टमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट हो वो सभी इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ये काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर के लिए शायद उतने कंट्रोलेबल नहीं हो, परंतु चूँकि मार्केटिंग मैनेजर भी कॉरपोरेट का हिस्सा है या कंपनी का हिस्सा है, इसलिए अगर वो कॉरपोरेट लेवल पे अपनी ज़रूरतों के बारे में बताएगा तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल होते हैं। लेकिन ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिस्से हैं इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो जो कंपनी से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो कंपनी से डायरेक्ट संपर्क में आता है। ये चूँकि 1-to-1 इंटरेक्शन कंपनी का होता है इन एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनको हम माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। इनसे चूँकि कंपनी का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, इसलिए कंपनी इनके ऊपर सीधा असर डाल सकती है और ये कंपनी के ऊपर सीधा असर डाल सकते हैं। कंपनी को इनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, और साथ ही साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कंपनी के असर के कारण इनमें भी समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। हालांकि कंपनी को ज़्यादा तेज़ी से इनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है और इनमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जब तक कि कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी ना हो तब तक इनमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। लेकिन चूँकि ये 1-to-1 इंटरेक्शन है इसलिए इनमें परिवर्तन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जो कि सिर्फ एक कंपनी पे ही नहीं, करीब करीब जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी चीज़ें हैं किसी भी देश में या विश्व में, उनके ऊपर सभी के ऊपर इनका असर पड़ता है और इनमें परिवर्तन बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो ये जो आपके 4 P's हैं, ये जो 4 P's हैं, इनको हम एडजस्ट करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से। माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है? द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये इमीडिएट एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं। इमीडिएट यानी कंपनी का इनसे डायरेक्ट टच होता है। आपने देखा होगा अभी जो हमने इमेज बनाई थी उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट के ठीक बाहर माइक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि ये इमीडिएट एनवायरनमेंट है और इनका कंपनी से डायरेक्ट टच होता है।
इनका सीधा असर कंपनी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इनमें कौन कौन से होते हैं? सप्लायर होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं और पब्लिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। सबसे पहले सप्लायर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कंपनी को उसके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए गुड्स जो भी चीज़ें ज़रूरी हो, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हो या कंपनी के रनिंग से संबंधित हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से भी संबंधित हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेज रन करने के लिए भी ज़रूरी हो सकती है, कंप्यूटर्स रन करने के लिए भी ज़रूरी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो भी सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है किसी भी कंपनी के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी या इलेक्ट्रिसिटी सही समय पे सही मात्रा में उस मैन्युफैक्चरर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगी तो कंपनी के लिए दिक्कत होगी। इसी लेकिन और आपको अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इन्हीं सप्लाईज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, जो ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं, चूँकि ये डायरेक्ट टच में होते हैं कंपनी के, इसलिए इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है। ये जो बार्गेनिंग होती है इसमें किसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है उसी के हिसाब से दूसरा एडजस्ट करता है। जैसे यदि कंपनी की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो खुद को एडजस्ट करते हैं, और अगर माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, उसके हिसाब से कंपनी खुद को एडजस्ट करती है। इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, वो नंबर एक साइज़, कि जो आपका सप्लायर है उसका साइज़ क्या है। अगर सप्लायर का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर कंपनी की बार्गेनिंग पावर से ज़्यादा होगी, और इसलिए आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और कोई एक छोटी इंटरनेट कंपनी है। छोटी इंटरनेट कंपनी जो है वो, या छोटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, छोटा सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बहुत बड़ी होती है और उससे उसके साथ छोटा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं होता, इसलिए वो उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करता है। नंबर दो, नंबर, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। जितने ज़्यादा आपके सप्लायर्स होंगे, सप्लायर्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर होगी। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर नंबर बढ़ने के साथ घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि आप यदि एक सप्लायर के साथ आपकी डील सही सेट नहीं हुई तो आप दूसरे सप्लायर के पास जाने की आपके पास फ्रीडम होती है। इसलिए नंबर ऑफ सप्लायर्स बहुत ज़रूरी होता है। यदि नंबर ऑफ सप्लायर्स ज़्यादा होता है तो बार्गेनिंग पावर कंपनी की ज़्यादा हो जाती है। नंबर तीन, कॉस्ट। कॉस्ट क्या है सप्लाई की? कॉस्ट यानी जो भी जिस प्राइस पे वो सामान दिया जा रहा है, जो भी सामान दिया जा रहा है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता। अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है या जो गुड्स आपको ख़रीदने हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपको सप्लायर के हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। नंबर चार, क्वालिटी। किस क्वालिटी के प्रोडक्ट या किस क्वालिटी की सप्लाई आपका सप्लायर आपको दे पा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और नंबर पाँच, कितनी क्वांटिटी कब और कहाँ दे पा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएट। जैसे सप्लायर आपको सामान सप्लाई करता है, वैसे ही जब आप कस्टमर के पास जा रहे होते हैं तो कस्टमर के पास कई बार आप डायरेक्ट नहीं जा पाते, और जब आप कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं तो आपको बीच में मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये इंटरमीडियरीज आपके और कस्टमर के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं, और इसलिए इनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना और खुद के हिसाब से इनको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। Firms that help the company to promote, sell and distribute its goods to the final buyer। जो भी फाइनल बायर है उसके साथ जो भी आपका लिंक है, जो भी बीच में लिंकिंग में है, वो चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे जो भी हो, अगर वो जो भी बीच में लिंक के लिए हेल्प कर रहे हैं आपको, वो आपके मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं। यहाँ भी वही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर एक, साइज, कि जो आपका
इंटरमीडियरी है उसका साइज़ क्या है। जैसे अगर आपका इंटरमीडियरी अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन एक इंटरमीडियरी कंपनी है जो ऑनलाइन मार्केटिंग में रिटेलर ऑनलाइन रिटेलर है। अगर आपका इंटरमीडियरी अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन बहुत बड़ी कंपनी है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और अगर आप उस लेवल पे नहीं हैं या उस लेवल की कंपनी नहीं है तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। और अमेज़ॉन के डिक्टेट्स के हिसाब से आपको खुद के प्रोडक्ट्स को, उनकी प्राइस को, उनके प्रमोशन को, हर सभी चीज़ों को आपको अमेज़ॉन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को एक रिटेलर के पास रख के बेचते हैं तो रिटेलर चूँकि आपकी कंपनी से काफ़ी छोटा है, इसलिए वो रिटेलर आपके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। नंबर 2, कितने नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हैं। वही जैसे सप्लायर्स के केस में था, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बार्गेनिंग पावर होगी। नंबर 3, कॉस्ट क्या है इन इंटरमीडियरीज की, क्योंकि इसी कॉस्ट के कारण लोग धीरे धीरे ब्रिक एंड मोटार डिस्ट्रीब्यूशन से ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं इसी कॉस्ट के कारण, क्योंकि बीच में जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज होते जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंटरमीडियरी होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में, कई बार दो दो तीन तीन लेवल के इंटरमीडियरीज होते हैं, और अगर दो तीन लेवल के इंटरमीडियरीज होते हैं तो सबकी अगर आप मार्जिन जोड़ते चले जाएँ तो आप वो कॉस्ट में ऐड होता चला जाता है, और ये सब कुछ अल्टीमेटली जो कस्टमर प्राइस पे कर रहा है उसमें ऐड हो जाता है। और यदि आप नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज घटा लेते हैं अपने और कस्टमर के बीच में, तो ये आपके लिए आपकी कॉस्ट घट जाती है, आपकी टोटल कॉस्ट घट जाती है, जिसको आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए, या खुद के पास रख सकते हैं अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए। तो ये कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी के हिसाब से आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एडजस्ट करना पड़ता है। नंबर 4, क्वालिटी, कि जो क्वालिटी हैंडल कर सकता है, क्या क्वालिटी है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की या आपके इंटरमीडियरीज की क्या क्वालिटी है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी जो क्वालिटी है, और जो आपका कस्टमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इनमें मैच होगा तभी तीनों एक जगह पर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, यदि आप कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप एप्पल आईफोन बेचना चाहते हैं, तो आप उसको सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान से एप्पल आईफोन नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो कस्टमर है, जो कि यूजुअली अपर इनकम क्लास या अपर मिडिल क्लास इनकम से आता है, अगर वो कस्टमर कभी सड़क के किनारे छोटी सी दुकान से फ़ोन नहीं खरीदता, और चूंकि वो सड़क के किनारे छोटी सी दुकान से फ़ोन नहीं खरीदता, वो हमेशा एक अच्छी रिकग्नाइज शॉप में जाता है, तो आपको यदि एप्पल आईफोन बेचना है तो आपको उस प्रोडक्ट को वहीं रखना पड़ेगा जहां आपका कस्टमर जाए, और उस कस्टमर को उस इंटरमीडियरी के यहाँ जो जो सुविधाएं चाहिए होंगी, आपके इंटरमीडियरी को वो सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी। जैसे जो भी शॉप है उसका एम्बियंस सही हो, वहाँ बैठने की जगह हो, फ़ोन को टेस्ट करने की जगह हो, जो उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हों, ये सभी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर एक ज़्यादा पैसे खर्च करके फ़ोन खरीदने जा रहा है, तो वो ज़्यादा सर्विसेज की डिमांड भी करेगा, और इसलिए जो आपका इंटरमीडियरी है उसके अंदर भी एक क्षमता होनी चाहिए कि वो इन कस्टमर की डिमांड्स को हैंडल कर सके। तो यानी आप कस्टमर की डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, आपका इंटरमीडियरी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और इसलिए उनकी भी क्वालिटी वही होनी चाहिए जो कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैच करता हो। और नंबर 5, क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी वो हैंडल कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी हैंडल कर सकते हैं तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। आप एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचने वाले नहीं हैं, तो आपका जो इंटरमीडियरी है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन उस क्वालिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वांटिटी वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके साथ उस मार्केट में जो वो कस्टमर है, उस कस्टमर ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे दूर करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने कस्टमर्स को दूर करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लगातार निगाह रख के रहना
बहुत ज़रूरी है और इनके थ्रू आपका मार्केट में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इसके दो तरीके हैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर निगाह रखना। एक तो जो मैंने आपको बताया था जो कि इलीगल भी है और अनएथिकल भी है, जो कि कारपोरेट एस्पियोनाज कहा जाता है, यानी जासूसी, जहाँ पे आप उसके अंदर से कोई खबर निकालने की कोशिश करते हैं। इसको अनएथिकल तो ये है ही, और काफ़ी केसेस में कई तरीकों के लिए ये इलीगल भी है। लेकिन आप मार्केट में भी अपने कॉम्पिटिटर पे निगाह रखते हुए काफ़ी उसके एक्शंस के बारे में, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी पा सकते हैं। और इसीलिए कॉम्पिटिटर के ऊपर भी लगातार निगाह रखने की ज़रूरत है। आप कॉम्पिटिटर को अपनी निगाहों से कभी ओझल नहीं होने दे सकते। और ये कितने तरह के कंपटीशन होते हैं? नंबर 1, डिज़ायर कंपटीशन। डिज़ायर मतलब कस्टमर की किस डिज़ायर को आप फुलफिल कर रहे हैं, कस्टमर की डिज़ायर कौन सी आप फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कस्टमर को फन एंड फ्रॉलिक के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो फन एंड फ्रॉलिक के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि कस्टमर की उस डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आपकी नई नई नौकरी लगी है, आपको पार्टी देना है, आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर के उस पर्टिकुलर डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। नई नई ईटरीज़ हैं, वो उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकती हैं। सिनेमा हॉल उस डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिनसे उस डिज़ायर को फुलफ़िल किया जा सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कस्टमर्स के अलग अलग तरह की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कई बार अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी कस्टमर की सेम नीड को फुलफ़िल करने के लिए अपना मार्केट में कॉम्पिटिटर होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पिज़्ज़ा कंपनी है तो आपका कंपटीशन केवल पिज़्ज़ा कंपनी से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पिज़्ज़ा कंपनी किस किस्म के डिज़ायर को फुलफ़िल कर रही है और उस डिज़ायर को और कौन सी कंपनी फुलफ़िल कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे आपको एक साधारण आसानी से समझ में आने वाला उदाहरण दे दूँ। जैसे बैंकिंग कंपनी है, वो भी कस्टमर के प्रोडक्ट पैसे को, फाइनेंस को मैनेज करती है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भी कस्टमर के पैसे को, फाइनेंस को मैनेज करती है। डिज़ायर सेम है कि हमारे पैसे को मैनेज किया जाए, लेकिन पैसे को मैनेज करने के लिए एक तो बैंकिंग सिस्टम है, एक म्यूचुअल फंड है, एक स्टॉक ब्रोकिंग है, बहुत तरह की कंपनियां हैं जो, या इंश्योरेंस है, बहुत तरह की कंपनियां हैं जो कस्टमर की इस नीड को फुलफ़िल कर सकती हैं। और इसीलिए वो हालांकि एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं बेच रही हैं, लेकिन वो सभी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि कस्टमर की एक ही डिज़ायर को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। जेनेरिक कॉम्पिटिशन, नीड कौन सी फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। नीड यानी, देखिए, डिज़ायर तो हो गई कि कस्टमर को चाहिए क्या, फाइनेंस को मैनेज करना है, ये तो डिज़ायर हो गई। नीड क्या हो गई? जेनरिक यानी नीड क्या हो गई? नीड हो गई कि कस्टमर जो है अपने फ्यूचर में खुद के लिए, खुद अपने बच्चों के लिए, इनके लिए सेफ्टी चाहता है। तो उस सेफ्टी नेट को फुलफ़िल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं, उस सेफ्टी नेट को फुलफ़िल करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जैसे मैंने बताया, बैंकिंग है और म्यूचुअल फंड है, स्टॉक ब्रोकिंग है। लेकिन जैसे ही आप जेनेरिक में जाते हैं, जेनेरिक जो सेफ्टी नीड है, तो फिर इंश्योरेंस भी आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं, गोल्ड भी है, लैंड भी है, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सब बेसिक नीड की लॉन्ग टर्म में मेरे बच्चों के का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ये बेसिक नीड जो है इसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी हमारे पास कस्टमर, और ये जितने भी हैं ये सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। गोल्ड कंपनीज भी बैंकिंग कंपनी से कम्पीट कर रही हैं, बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से कम्पीट कर रही हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में है। नंबर 4, प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन। प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन यानी जो खास प्रोडक्ट का फॉर्म है। जैसे बैंकिंग में सेविंग्स बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट में भी कई तरह के फिक्स डिपॉजिट होते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म है, वो कस्टमर को कौन सा चाहिए, वो इसके हिसाब से। आप इसको इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज हर साल एक नया नया प्रोडक्ट लेके आती हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और कॉम्पिटिटर से दूर ले सकें। वो प्रोडक्ट फॉर्म कंपटीशन होते हैं। ब्रांड कंपटीशन यानी डिफरेंशिएटेड कंपटीशन, यानी आप अपने ब्रांड नेम के हिसाब से कस्टमर के दिमाग में जगह बनाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि अगर आप कस्टमर के दिमाग में जगह बना ले, देखिए कस्टमर के साथ होता क्या है, ब्रांड क्यों ज़रूरी होता है, होता यह है कि कस्टमर जब सामान खरीदने की सोचता है तो वो जितनी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं सब पे ध्यान नहीं देता। उसके दिमाग में 8 10 4 5 6 7 यूजुअली 4 5 नाम रहते हैं, उन्हीं के बीच में से वो अपना एक प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि आप कौन सा कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे तो आपके दिमाग में दो नाम है, कोका कोला और पेप्सी। कोका कोला और पेप्सी, और आप तुरंत या तो कोका कोला कह देंगे या पेप्सी कह देंगे। 100 में से यदि मैं 100 लोगों से पूछूं तो शायद उनमें से 70-80 लोग यही कहेंगे, या तो कोका कोला या पेप्सी। कुछ लोग होंगे जो लोकल ब्रांड के लिए भी कह सकते हैं। अब ये जो ब्रांड कंपटीशन में, अब आपको पता है भारत में एक नया ब्रांड भी अब नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहा है, जो कि अभी तक लोकल ब्रांड था, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में ही लोकल लेवल पे बिकता था, लेकिन अब रिलायंस ने उसको खरीद लिया है, कैंपा कोला। और कैंपा जो है उसको रिलायंस ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। यानी अब वो ब्रांड कंपटीशन में किससे आ रहा है, कोका कोला से और पेप्सी से। इन दोनों से वो ब्रांड कंपटीशन में आ रहा है। जो कस्टमर के दिमाग में पहले से दो ब्रांड हैं, कोक और पेप्सी, अब वो बीच में एक अपनी भी जगह बनाना चाहता है, कैंप। तो वो उस ये अब वो ब्रांड कंपटीशन करेगा, और ब्रांड कंपटीशन के लिए आप देखेंगे कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स। ब्रांड कंपटीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ज़रूरी होता है, और इनिशियल ट्रायल बहुत ज़रूरी होता है। ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको प्रमोशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, जैसे कि जो कॉम्पिटिटर उसका साइज़ क्या है। अगर आप एक छोटी लोकल कंपनी है तो आप बहुत बड़े कॉम्पिटिटर से लड़ नहीं सकते, उसकी फाइनेंशियल पावर ज़्यादा है, उसकी बार्गेनिंग पावर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ज़्यादा है, उसका सेल्स टीम ज़्यादा बड़ी है, तो आप उससे डायरेक्ट नहीं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने लिए एक नीश क्रिएट करें। नीश यानी एक खास तरह मार्केट का एक खास हिस्सा जिसको वो नहीं सर्व कर पा रहा है, आप उसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, नंबर क्या है आपके कॉम्पिटिटर्स का, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का नंबर जितना ज़्यादा होता चला जाता है, मार्केट में कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। नंबर 3, बिहेवियर क्या है उसका, वो उसका बिहेवियर अग्रेसिव है या उसका बिहेवियर अग्रेसिव नहीं है। अगर उसका बिहेवियर अग्रेसिव है तो आपको क्या करना है, आप डिफेंसिव होने जा रहे हैं या आप भी उससे अग्रेसिव होके लड़ेंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद को अपने कॉम्पिटिटर के बिहेवियर के हिसाब से। उसने प्राइस घटा दी, अब आपको सोचना है कि मैं प्राइस घटाऊं या क्वालिटी बढ़ा दूं और प्राइस वही रखूं, क्या करूं, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने एक्शन ले लिया है। आपका कॉम्पिटिटर, आपको पता है कि आपका जो मार्केट सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, आपके सेगमेंट में एंट्री चाहता है, तो अब मैं उसको कैसे रोकूं, आपको एडजस्ट करते रहना पड़ेगा लगातार अपने कॉम्पिटिटर के एक्शंस के हिसाब से। और नंबर 4, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या है, जो आप लोग कभी कभी सुनते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो मार्केट शेयर को गेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर वो कुछ भी करने को तैयार हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप खुद को कैसे सेव करेंगे, अपना मार्केट शेयर कैसे सेव करेंगे, या नया मार्केट शेयर आप कैसे गेन करेंगे, वो इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन से डिसाइड होता है। नंबर 4, कस्टमर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको रेवेन्यू देने वाले हैं। इनके सिवा आपको कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा, बाकी सब जगह आपकी कॉस्ट है, यही है जहां आपको रेवेन्यू मिल रहा है। तो कितने तरह के कस्टमर्स होते हैं, नंबर 1, कंज्यूमर मार्केट्स के कस्टमर होते हैं। कंज्यूमर मार्केट्स के कस्टमर यानी वो जो खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे आप खुद के यूज़ के लिए पेन अगर खरीद रहे हैं तो आप कंज्यूमर मार्केट के हिस्सा हैं, ठीक है। बिजनेस मार्केट यानी वो जो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे आप अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए, अपने ऑफिस के लिए, लोगों के लिए पेन खरीद रहे हैं, तो आप बिजनेस मार्केट का हिस्सा हो गए। गवर्नमेंट मार्केट्स यानी जो गवर्नमेंट का अपना परचेज का एक सिस्टम खास तरह का होता है, जो बिजनेस से थोड़ा अलग होता है। बिजनेस में वो सिर्फ प्राइस नहीं देखते, प्राइस भी देखते हैं, क्वालिटी भी देखते हैं और बहुत सी चीज़ें देखते हैं। गवर्नमेंट में रेड टेप बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, वो लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे कि बाद में करप्शन के चार्जेस वगैरह न लगें। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं।
तो गवर्नमेंट मार्केट का अपना एक खास तरह का बिहेवियर होता है। और इंटरनेशनल मार्केट्स, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे देशों में भेजना चाहते हैं, तो आपको उनके हिसाब से समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। यहाँ भी जो फैक्टर्स हैं जो समझने की ज़रूरत है, नंबर एक की साइज़ क्या है आपके कस्टमर का, कस्टमर कितना बड़ा है। जैसे कंज्यूमर मार्केट में भी कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे होते हैं, तो उनका साइज़ क्या है। आपने देखा होगा कि जो लोग एक बार में 6 साबुन खरीदेंगे सस्ता मिलेगा, एक बार में 1 साबुन खरीदेंगे तो थोड़ा सा दाम जो MRP है उस पर मिलेगा, और एक बार में 6 साबुन खरीदेंगे तो MRP से कम पे मिलेगा। तो साइज़ क्या है कस्टमर का, कस्टमर कितना सामान एक बार में खरीदता है। बिजनेस मार्केट्स यूजुअली कंज्यूमर मार्केट से ज़्यादा खरीदते हैं। गवर्नमेंट मार्केट्स यूजुअली बिजनेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट्स दोनों से ज़्यादा खरीदते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स तो कई बार गवर्नमेंट मार्केट से भी ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, और इनके हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से ही आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, उनका नंबर कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनका नंबर होगा आपकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। वही मैंने कहा, बार्गेनिंग पावर का एक सब खेल है। एबिलिटी टू पे क्या है? एबिलिटी टू पे यानी जो प्रोडक्ट आपका है उसको पे कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको बताया था डिमांड की डेफिनेशन में कि डिमांड इज विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो एबिलिटी टू पे क्या है? वो कितना पे कर सकते हैं। अगर वो आपका कस्टमर ग्रुप जो है, जो आपके प्रोडक्ट को लाइक करता है, ज़्यादा पे कर सकता है, तो आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उसको दीजिए। अगर वो कम पे कर सकता है, तो आप उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट उसके ऊपर क्यों पुश करना चाहते हैं। आप उसको उसके प्राइस के हिसाब से कमेंसरेट, जो उसके प्राइस के में एडजस्ट हो जाए, वो क्वालिटी दीजिए। जैसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि उस समय एक एयरलाइन चलती थी, डेक्कन एयरलाइन। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कैसी एयरलाइन है। मैंने कहा बहुत अच्छी एयरलाइन है। अब वो एयर इंडिया से चलने वाले व्यक्ति थे, उनको लगा मैं कैसे कह रहा हूँ कि डेक्कन एयरलाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की एयरलाइन है। बहुत अच्छी एयरलाइन है, मैं क्वालिटी नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी एयरलाइन है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जो कस्टमर है वो उसके बारे में क्या सोचता है। अगर उसका कस्टमर, अगर डेक्कन एयरलाइन ने एयर ट्रैवल बढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब उनको उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। और अगर उनको उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, तो वो प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है। यानी आप कस्टमर की पेइंग एबिलिटी के हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। नंबर 4, एक्सेसिबिलिटी क्या है उसकी, प्रोडक्ट पे उसकी पहुंच क्या है। जैसे अमेरिका में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको यहाँ ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ नहीं डिलीवर हो सकता है। जैसे अमेरिका में ओपन गन्स बिकती हैं, आप इंडिया में चाहें कि आप अमेरिकन वेबसाइट से ऑर्डर करके गन मंगा लें, तो वो अलाउड नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, क्योंकि भारत में गन्स ऑनलाइन नहीं खरीदे जा सकते। तो और क्योंकि गन के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ऐसे ही आप किसी से भी गन नहीं खरीद सकते। डेजिग्नेटेड शॉप्स होती हैं, केवल वहीं से गन खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो आप एक्सेसिबिलिटी क्या है, आप इंडिया में अगर वो वेबसाइट इंडिया में अपना एडवर्टीजमेंट करती है, तो वो अपने पैसे ही बर्बाद कर रही होती है। यानी वो अपना प्रमोशन एक्टिविटी को जो है उसमें पैसे बर्बाद कर रही है। ये एक्सेसिबिलिटी कितनी है आपके कस्टमर की, आपके प्रोडक्ट के लिए, जिसको आप अपना कस्टमर मान रहे हैं। अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो बेहतर है कि आप उसको अपना कस्टमर मानना बंद कर दीजिए। नंबर 5, उसका बिहेवियर क्या है। जो कस्टमर का बिहेवियर होता है, जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर या बायर बिहेवियर कहते हैं, जिसके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे प्रोडक्ट को ख़रीदता है, उसके अनुभव क्या है, लर्निंग क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसका परसेप्शन क्या है प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग तरह के कलर्स के बारे में। जैसे कलर्स के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। जैसे आपने शादी देखी होगी, तो क्रिश्चियन शादियों में सफ़ेद कपड़े यूज़ होते हैं, हिंदू शादियों में और लाल कपड़े यूज़ होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से सबकी अपनी अलग अलग तरह की डिमांड होती है। तो आपको उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को बेचना होता है। और क्या क्वालिटी डिमांडेड है, वो जो एबिलिटी टू पे और क्वालिटी डिमांडेड, ये दोनों भी दोनों आपस में लिंक्ड हैं।
पब्लिक्स ये वो लोग हैं जो आपके कस्टमर नहीं है, आपके इंटरमीडियरीज नहीं है, आपके सप्लायर नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस को या आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते। जैसे एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं। एनवायरमेंटल ग्रुप्स आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है कि कहीं आप पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं, या जैसे कस्टमर के हेल्थ ग्रुप्स हैं कि कहीं आपके प्रोडक्ट्स के कस्टमर की तबीयत तो नहीं खराब हो रही। ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सभी पब्लिक्स में आते हैं। एनी ग्रुप दैट हैज़ एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कोई भी ग्रुप, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मीडिया पब्लिक्स होती है, यानी जो मीडिया होती है, जो न्यूज़ मीडिया आप देखिए तरह, जैसे बीच में अभी चल गया था कि कोका कोला में जो है पेस्टिसाइड्स हैं और न्यूज़ चैनल्स ने उसको बुरी तरह से चला दी। उस खबर को बहुत, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने अपनी जांच की और उसने बताया कि कोका कोला में पेस्टिसाइड है। यानी वो एक पब्लिक का हिस्सा है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और उसको लग रहा है कि इसमें अगर कोई पेस्टिसाइड है तो कस्टमर्स की तबीयत ख़राब हो सकती है। फिर मीडिया जो पब्लिक है वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो गई और उसने कहा कि नहीं, अच्छा इसमें पेस्टिसाइड है तो इस खबर को सबके पास पहुंचाना चाहिए। तो उसने सबके पास उस खबर को पहुंचा दिया और इसलिए वो उसके बाद सिटीजन एक्शन पब्लिक है। फिर जो कस्टमर ग्रुप्स है तरह तरह के, उन्होंने बाइकआउट प्रोडक्ट का डिमांड करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया जगह जगह के। वो चाहे आपका प्रोडक्ट खरीदते हो ना खरीदते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी समाज में काम कर रही है और वो समाज की बेहतरी में इंटरेस्टेड है। और चूंकि वो समाज की बेहतरी में इंटरेस्टेड है, यदि इसलिए अगर उनको लगता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे या उसके खिलाफ बोलेंगे। गवर्नमेंट पब्लिक्स, फिर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई थी वही कोका कोला वाले मामले में। गवर्नमेंट ने जांच कराई कि इसमें पेस्टिसाइड तो नहीं है, गवर्नमेंट ने उनसे रिपोर्ट मांगी, गवर्नमेंट ने उनसे क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मांगे, ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर जनरल पब्लिक भी, जो दोनों मिला के हो गए, जो प्रोडक्ट खरीदते भी हैं और नहीं भी खरीदते हैं। कोका कोला की सेल ऑलमोस्ट 50% घट गई थी जब ये पेस्टिसाइड का केस चला था। इसलिए इन पब्लिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंपनीज करोड़ों खर्च करती हैं पब्लिक रिलेशंस पे। ये पब्लिक रिलेशंस क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पब्लिक रिलेशंस पे कंपनीज करोड़ों खर्च करती हैं। थैंक यू। तो आज ही हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट का चैप्टर पूरा हुआ। अगली बार मैं आपको मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा। मैक्रो एनवायरनमेंट जो मैंने आपको दिखाया था, सबसे आउटर सर्कल में जो फैक्टर्स थे, जैसे इकोनॉमिक, कल्चरल, ये जो फैक्टर्स थे जिनका असर सभी कंपनियों पर पड़ता है, उनके बारे में डिटेल बताऊंगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसके साथ ही ये जो लिंक में जितने भी नंबर दिए हुए हैं, इस पे यदि आप मेरी कोई सहायता करना चाहते हैं तो आप इस पे सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कोने में QR कोड पड़ा हुआ है, उसको भी स्कैन करके आप मेरी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।